हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में नाइट ओ लेवल के सेकंड पेपर M2R5 के जो आपका पेपर है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग से संबंधित HTML5, HTML और CSS जावास्क्रिप्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि मैंने उसको काफ़ी कंपाइल करने के बाद क्वेश्चन को तैयार किया है। ठीक है, मैंने आपके पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया है। जैसे क्वेश्चन आपके ओ लेवल में पूछे जाते हैं उसी आधार पर क्वेश्चंस को तैयार किया गया है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियो और पाने के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अवश्य बताएं आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे और आप किस टॉपिक पर क्वेश्चन को ज़्यादा चाहते हैं तो उस तरह की वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न क्या आपका। ठीक है, हम प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, यानी क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे उसका, फिर उसका एक्सप्लेनेशन उसका देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, एक कंडीशनल एक्सप्रेशन इज आल्सो कॉल्ड ए, यानी जो आपका कंडीशनल एक्सप्रेशन होता है उसको और क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, यानी ए कंडीशनल एक्सप्रेशन आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं उसको, इमीडिएट इफ, यानी आपका जो कंडीशनल एक्सप्रेशन होता है उसको इमीडिएट इफ भी कहते हैं। अब इफ क्या होता है, नहीं, इफ एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जो किसी कंडीशन को चेक करता है। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ही कुछ कार्य किया जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम कंडीशनल एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे आपने लिखा इफ, यहाँ पे कलर, ठीक है, जैसे आपने इफ लिखा यहाँ पे और इफ के बाद आप यहाँ पे कुछ कंडीशन लगाते हैं, जैसे एक्स लेस देन, इस तरह से ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पर ये क्या होगा आपका, ये कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, तो इसे हम कहते हैं इमीडिएट इफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ही कुछ कार्य किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसका क्या है। यानी एक कंडीशनल एक्सप्रेशन कैन एवेल्यूएट टू आइदर ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द एवोल्यूशन ऑफ द कंडीशन, यानी कंडीशन ट्रू होता है या फॉल्स होता है, इसके आधार पर कुछ कंडीशनल एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट किया जाता है, यानी एग्जीक्यूट किया जाता है। यदि कंडीशन ट्रू होता है देन द फॉलोइंग ऑपरेटर इज टेकन दैट वाई इज कॉल्ड इमीडिएट इफ, क्योंकि यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ये कुछ काम को करता है, इसलिए इसको हम इमीडिएट इफ भी कहते हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका HTML से संबंधित है। नंबर लिस्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आ गया आपका। यानी नंबर लिस्ट बनाना है तो किसका यूज करेंगे, OL का यूज करते हैं, और अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL का यूज करते हैं, और डेफिनेशन लिस्ट के लिए DL का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए HTML कोड क्या होना चाहिए, बताइए आप ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आपने देखा भी वो ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐसे यहाँ पे लिखा रहता है सेलेक्ट, और आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट खुल जाता है नीचे की तरफ, तो आपने देखा होगा उसको। तो ये बनाने के लिए आप किसका यूज करते हैं, कौन से टैग है, तो सही आंसर हमारे यहाँ से सेलेक्ट टैग। ठीक है, यानी सेलेक्ट टैग का यूज किया जाता है ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए, तो सही आंसर क्या होगा इसका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जावास्क्रिप्ट से आ गया फिर से ये, और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर, यानी कौन सा सेलेक्टर है जो सेलेक्ट एलिमेंट दैट आर करेक्टली इनेबल्ड, यानी जिसको करंटली इनेबल्ड किया गया है उसको सेलेक्ट करने के लिए आप किस सेलेक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, यानी करंटली इनेबल्ड टेक्स्ट को या फिर एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए किस सेलेक्टर का यूज करते हैं, तो सही आंसर इसका हमारा सी, यानी इनेबल्ड एट्रीब्यूट का ही यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये एट्रीब्यूट है या फिर सेलेक्टर कहेंगे इसको, इनेबल्ड सेलेक्टर। इसका यूज किस लिए करते हैं, करंटली इनेबल्ड एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आपने कोई इनपुट टैग चलाया है और इनपुट में आपने इनेबल्ड वैल्यू का यूज कर रखा है। ठीक है, इनेबल्ड एट्रीब्यूट, तो उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे ऐसे लिख के उसको सेलेक्ट कर सकते हैं इनपुट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में, तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। यानी HTML कमेंट से शुरू होता है, से ख़त्म होता है, यानी इससे शुरू होता है और इससे ख़त्म होता है HTML कमेंट, तो ये सत्य है, क्योंकि HTML कमेंट को इसी तरह लिखा जाता है। ठीक है, ये सत्य है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको ध्यान रखेंगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए टैग का प्रयोग किस लिए किया जाता है, बताओ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये वाला। तो ए टैग किस लिए यूज करते हैं, ए टैग का यूज होता है लिंक को ऐड करने के लिए। ठीक है, लिंक ऐड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन विच पार्ट ऑफ HTML मेटा डेटा इज कंटेंड, यानी HTML में मेटा डेटा को किस टैग के अंदर शामिल करते हैं, बताओ। मेटा डेटा को किस टैग के अंदर शामिल किया जाता है HTML में, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बताइए। आपको वाला क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो आंसर इसका हमारा हेड, यानी हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन को हेड के अंदर शामिल करते हैं। जैसे कौन कौन से टैग आते हैं हेड के अंदर, देखो आपका जो हेड
टैग है ना, हेड के अंदर कौन कौन से टैग आते हैं, एक तो आप स्टाइल लगा सकते हैं, स्टाइल, लिंक, ठीक है, लिंक लगाते हैं, मेटा टैग। और मेटा टैग तो हमने अपनी क्लास में काफ़ी बच्चों को ये कई कराया ना, इसको मेटा की काफ़ी वैल्यू होती है डिफरेंट टाइप की, उसको भी हमने काफ़ी कराया है अपनी क्लासेज में मेटा टैग। तो ये सब कहाँ आता है आपका, हेड के अंदर लिखा जाता है। तो सेंसर क्या हो जाएगा इसका आपका, ऑप्शन नंबर ए यानी हेड, ठीक है, सेंसर इसका ए हो जाएगा, हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, HTML इज ए सेट ऑफ, यानी HTML किसका सबसेट है, बताइए। ये क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी। HTML किसका सबसेट होता है, SGML का, यानी स्टैंडर्ड ग्राफिक्स मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, SGML का ये सबसेट होता है। नहीं, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज का सबसेट होता है HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जावास्क्रिप्ट इज ए, यानी जावास्क्रिप्ट किस तरह की लैंग्वेज है, बताइए। जावास्क्रिप्ट इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हाई लेवल, असेंबली या फिर ऑब्जेक्ट बेस्ड। तो सेंसर क्या इसका, ऑप्शन नंबर डी, यानी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। तो जावास्क्रिप्ट इज नॉट ए फुल ब्राउन OOP, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पूरी तरह से OOP लैंग्वेज नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जावास्क्रिप्ट, जैसे जावा और PHP होती हैं। बट इट इज़ एन ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, लेकिन ये कैसी लैंग्वेज है, ये जावास्क्रिप्ट हमारी कैसी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है, बेस्ड, ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, यानी जावास्क्रिप्ट इज ए ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच HTML एलिमेंट इज यूज्ड फॉर यूट्यूब वीडियोज़, बताइए। यूट्यूब वीडियोज़ को लिंक करना अपने वेब पेज में, तो किस टैग का यूज करोगे, ठीक है, यूट्यूब वीडियोज़ के लिए। तो सेंसर क्या होगा इसका, बताओ। यूट्यूब वीडियोज़ को लिंक करना है तो हम इसके लिए यूज करते हैं आई फ्रेम, यानी ये फ्रेम का एक टैग होता है, आई फ्रेम का यूज करते हैं यूट्यूब वीडियोज़ को लिंक करने के लिए वेब पेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML एलिमेंट इज यूज्ड फॉर कैनवास ग्राफिक्स। अच्छा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये तो काफ़ी अच्छा है, कैनवास ग्राफिक्स। तो इसमें कौन से एट्रीब्यूट का HTML टैग का यूज करते हैं, एलिमेंट वन टैग होता है, ठीक है, यानी जहाँ भी एलिमेंट हो वहाँ पर आप उसको टैग भी कह सकते हैं। तो कौन से टैग का यूज करते हैं, कैनवास, ठीक है, क्लास में बच्चों को कराया भी है, इससे ग्राफिक्स बना के दिखाया भी है बच्चों को, ठीक है। तो कैनवास टैग का यूज करते हैं एलिमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच वर्क से सिमिलर टू बी एलिमेंट, यानी कौन सा टैग बी की तरह कार्य करता है, बी का मतलब होता है बोल्ड, तो कौन सा टैग और है दूसरा बोल्ड जो कर सकता है टैग को, तो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टैग इज यूज टू अंडरलाइन द टेक्स्ट इन HTML, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आ गया, आई होता है अंडरलाइन के लिए, ठीक है, आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ सेलेक्टर इज यूज्ड इन दिस केस, यानी इसमें कौन सा सिलेक्टर, आपने जो लाइन लिखी है ये लाइन, इसमें कौन सा सिलेक्टर यूज किया है आपने, ये बताइए। यहाँ पे कौन सा सिलेक्टर है ये आपका, यहाँ पर ये आपका एलिमेंट सिलेक्टर है, यानी टैग सिलेक्टर कहते हैं जिसको, ठीक है, टैग का नाम ही तो लिखा है यहाँ पे, पी क्या है बताओ, पी एक टैग है और उसी का नाम लिखिए हमने, उस पर CSS अप्लाई किया है, ये देखो यहाँ पे। तो ये कौन सा हो गया हमारा सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर कहते हैं इसको, ठीक है, यानी एलिमेंट सिलेक्टर, बी सही आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, ID किससे बनाते हैं, हैश से बनाते हैं, और डॉट से क्लास बनाते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाई अप्लाइंग एन ब्लैंक स्पेस ए स्टाइल कैन बी अप्लाई टू जस्ट ए सिंगल टैग, यानी एक सिंगल टैग पर CSS को अप्लाई करने के लिए आप कौन से टैग का यूज करेंगे, वो सॉरी सेलेक्टर का यूज करेंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे सेलेक्टर पूछा है, आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पर CSS लगाना चाहते हैं, जैसे आप मान लिया आपका एक पैराग्राफ है और फिर एक डिव है, ठीक है, और फिर से एक पैराग्राफ आपने बना रखा है, मान लो एक ये पैराग्राफ है, तो आप चाहते हैं सिर्फ इस फर्स्ट वाले पैराग्राफ पे CSS अप्लाई हो, ठीक है, सेकंड वाले पे ना हो इस पैराग्राफ पे CSS अप्लाई, तो आप कैसे कर सकते हैं ऐसा, तो आप ऐसा कर सकते हैं ID की सहायता से, एक ID बना लीजिए हैश की सहायता से, ठीक है, यानी एक हैश की सहायता से क्या बनाएंगे ID, और उस ID को यहाँ पे क्या कर देंगे, डिक्लेयर, ठीक है, यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे उसको, तो केवल सिर्फ इस पैराग्राफ पे CSS अप्लाई होगा, इस पर नहीं होगा, तो इसे हम कहते हैं ID सिलेक्टर, जो सिर्फ होता है हमारा इंडिविजुअल या फिर सिंगल एलिमेंट पर CSS अप्लाई करने के लिए। और क्लास तो हम बनाते हैं डॉट के साथ, ठीक है, ऐसे क्लास बनाते हैं डॉट के साथ, और एक क्लास को हम एक से अधिक एलिमेंट पर यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक क्लास बनाया तो आप चाहें तो इस पर भी यूज कर सकते हैं उसको, और इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप पर, इस पैराग्राफ पर भी लगा सकते हैं उसको, लेकिन ID पर ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। और एलिमेंट रूल तो आपको पता ही होगा ना,
टैग का नाम लिख दो, जैसे पैराग्राफ पे लगाना CSS तो P लिखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा ही देखो यहाँ पे ये एलिमेंट सेलेक्टर ही तो है, यहाँ पे एलिमेंट रूल कह सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट ऑल एलिमेंट ऑफ दैट हैव द एट्रीब्यूट ATR, यानी उसमें से लिखा है यानी निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर है जो उन सभी एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा जिनके पास ATR एट्रीब्यूट है, जिनके पास क्या है ATR एट्रीब्यूट है, जिसकी वैल्यू एंड होती है, यानी जिसकी वैल्यू एंड होती है। तो उसमें लिख के दिखाता हूँ आपको। मान लो आपने एक यहाँ पे ऐसे लगाया है, चलो मान लीजिए आपने एक IMG लगाया, ठीक है, एक आपने इमेज लगाया है और इमेज में आपने क्या किया, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज कर दिया आपने ATR, ठीक है। वैसे इमेज का ये एट्रीब्यूट तो नहीं होता है, इमेज के एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, SRC होता है और हमारा इसमें एक और होता है अल्टरनेट होता है अल्ट, ठीक है। इमेज के SRC अल्ट एट्रीब्यूट होते हैं। पर मान लिया हमने इमेज के अंदर एक हमने एट्रीब्यूट लगा रखा ही है और इसमें कुछ आपने लिखा जैसे राम कुमार, ठीक है, राम कुमार लिखा है आपने। इस पर CSS अप्लाई हो, वो हम कुमार की सहायता से CSS लगा सकें इस पर, जो हमारी इमेज है इस इमेज पर CSS अप्लाई करना है आपको, वो भी कुमार लिख के केवल। तो आप ऐसा कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ पर देखो एट्रीब्यूट क्या आपकी ATR एट्रीब्यूट है और इसकी एंड वैल्यू किससे हो रहा है, कुमार से हो रहा है। तो इसके लिए आपने पढ़ा था ना सिंबल कौन सा यूज करते हैं, बताइए कौन सा सिंबल होता है एंड वैल्यू के लिए, डॉलर का सिंबल यूज करते हैं, यानी एंड वैल्यू को सेलेक्ट करना है तो डॉलर सिंबल लगाइए, ठीक है। और स्टार्टिंग वैल्यू के लिए कैप का यूज करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू कैप के लिए, और स्टार का यूज करते हैं कोई भी वैल्यू मैच कर जाए, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग वैल्यू कैप के लिए, यानी आप राम लिख के लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिखेंगे ए वाला ऑप्शन, ठीक है। अगर आप राम लिख के शेष लगाना चाहते हैं और कुमार लिख के लगाना चाहते हैं तो बी वाला ऑप्शन सही है जो पूछा गया पेपर में। और स्टार आप कुछ भी लिख दो, राम लिख दो, कुमार लिख दो या फिर RA लिख दो, क्योंकि R यहाँ पे मैच हो रहा है, यहाँ पे M मैच हो रहा है, तो यहाँ पे तो किसी भी वैल्यू को सेलेक्ट करके आप लगाना चाहते हैं तो ये वाला ठीक है, ठीक है। और ये टिल्डे होता है दो वैल्यू के बीच में क्या हो, डैश हो, जैसे राम डैश लिखा हो, राम डैश कुमार लिखा होता तो इसमें से कुमार लिख के हमें शेष लगाना था तो हम यूज करते टिल्डे, ठीक है। नहीं राम लिख के लगाना था CSS, यहाँ पे बीच में डैश है दो नाम के बीच में राम कुमार, तो हम टिल्डे जो सिंबल है हमारा टाइल्ड इसका यूज करके सेलेक्ट करते हैं उसको, ठीक है। अगर आपने इसका प्रैक्टिकल नहीं किया तो आपको थोड़ा समझ में कम आएगा, बाकी जो लोगों ने इसको पढ़ा है इन सेलेक्टर्स को उनको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When an empty statement is encountered a JavaScript interpreter, यानी जब उसको एक empty statement मिलता है तो JavaScript का इंटरप्रेटर क्या करता है, बताइए क्या करेगा वो, उसको इग्नोर कर देगा, यानी इग्नोर द स्टेटमेंट, ठीक है, इग्नोर कर देगा स्टेटमेंट को। तो द जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर टेक्स नो एक्शन व्हेन इट एग्जीक्यूट एन एम्प्टी स्टेटमेंट, यानी वो कोई एक्शन नहीं लेगा जब उसको क्या होगा एम्प्टी स्टेटमेंट मिल जाएंगे तब, ठीक है, यानी वो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि एम्प्टी है इसीलिए। द एम्प्टी स्टेटमेंट इज ओकेंशियली यूजफुल व्हेन यू वांट टू क्रिएट ए लूप दैट हैज़ नो एम्प्टी बॉडी, हैज़ एन एम्प्टी बॉडी, यानी आप ऐसा लूप बनाना चाहते हैं जिसकी बॉडी एम्प्टी हो तो आप इस तरह के स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेट द बैकग्राउंड इमेज टू स्क्रॉल और नॉट टू स्क्रॉल विद इट्स एसोसिएटेड एलिमेंट कंटेंट, यानी जैसे मान लीजिए आपने कोई डिव बनाया, ये डिव है आपका, ठीक है, और इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और आपने यहाँ पे इमेज लगा रखा है, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये स्क्रॉल है। आप चाहते हैं जब स्क्रॉल को ऊपर नीचे आप अप डाउन करें इसको स्क्रॉल को, तो ये इमेज ही वाला जो इमेज है ये भी स्क्रॉल हो या ना हो, या आप कैसे कर सकते हैं बताओ, ये पूछा ना, आप चाहते हैं कि इमेज स्क्रॉल हो या फिर ना हो स्क्रॉल, तो इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे CSS की, तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है हमारी बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। जिन लोगों ने पढ़ा ना उसको बहुत अच्छे से याद होगा, उनको बहुत प्रैक्टिस कराया था, ठीक है इसका। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी होती है इसके लिए। इसकी कौन कौन सी वैल्यू होती है इसकी, स्क्रॉल लगा सकते हैं या फिक्स लगा सकते हैं और इनहेरिट, ठीक है, यानी स्क्रॉल लगाएंगे तो हमारी इमेज स्क्रॉल होगा और फिक्स लगा देंगे तो हमारी इमेज फिक्स हो जाएगा, यानी स्क्रॉल नहीं होगा। और एक लोकल वैल्यू भी होता है इसका, ठीक है, लोकल, यानी एक और वैल्यू है लोकल, इसको लगाने से भी हमारा इमेज स्क्रॉल होने लगता है, ठीक है। जैसे आप सोचो स्क्रॉल को ऊपर नीचे करोगे तो ये इमेज, अगर आपने लोकल लगाया है तो ये इमेज ऊपर जाएगा और डाउन करोगे तो डाउन आएगा इमेज ये वाला, ठीक है। और फिक्स लगा दोगे तो ये इमेज यहीं पे स्थिर रहेगा, बाकी हमारा जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट ऊपर नीचे अप डाउन होता रहेगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट, बाकी तीनों में इसकी प्रॉपर्टी होती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिफाइंस द कलर ऑफ एन एलिमेंट राइट बॉर्डर, यानी राइट बॉर्डर पर मान लीजिए आपका है ये कोई डिव है या पैराग्राफ बना रखा है आपने, अब आप इस राइट बॉर्डर पर इस पर कलर लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे कलर, ठीक है। तो इस पर राइट बॉर्डर पर कलर कैसे लगा सकते हैं, तो बॉर्डर राइट कलर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिफाइंस द स्पेस बिटवीन सेल्स इन टेबल। यानी एक टेबल है, उस टेबल में सेल्स के बीच में स्पेस कैसे बनाओगे। ये देखो ऐसे सेल्स हैं ये, अब इन सेल्स के बीच में क्या स्पेस आ रहा है अभी, अब इन सेल के बीच में स्पेस कैसे आ रहा है ये, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बॉर्डर स्पेसिंग। ठीक है, बॉर्डर स्पेसिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, यानी बॉर्डर स्पेसिंग। उसकी दो वैल्यू होती है, एक तो कोलैप्स होता है, सेपरेट होता है। कोलैप्स कर देंगे तो हमारा टेबल कुछ ऐसे बनेगा, ये कोलैप्स हो गया और ये सेपरेट हो गया। ये किसकी वैल्यू होती है, सेपरेट और कोलैप्स, ये बॉर्डर स्पेसिंग की वैल्यू होती है दोनों। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यू इनपुट एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस बाई HTML5। यानी HTML5 में निम्नलिखित से कौन सा नया एट्रीब्यूट शामिल किया गया है। तो सेंस हो जाएगा हमारा यहाँ से डेट। ठीक है, यानी डेट को शामिल किया गया है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो HTML4 हैज एट्रीब्यूट्स विद इनपुट एलिमेंट लाइक, यानी हमारे जो HTML4 है उसके साथ में कौन कौन सी एट्रीब्यूट आती हैं इनपुट के साथ में, जैसे रेडियो आता है, रेडियो बटन्स बना सकते हैं, चेक बॉक्स, कंट्रोल, सबमिट बटन, इनपुट टेक्स्ट। ठीक है, ये हमारे HTML4 के साथ आता है इनपुट के साथ। ठीक है, बाकी HTML5 में कौन कौन से आते हैं नए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से न्यू आते हैं। जैसे यहाँ पर डेट हो गया, ठीक है, कलर हो गया, मंथ हो गया, टाइम हो गया, ये सब हमने क्लास में कराते हैं बच्चों को। ये वीक हो गया, डेट टाइम लोकल हो गया, ईमेल नंबर, रेंज, और ये टेल हो गया, URL हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इन सब एट्रीब्यूट को शामिल किया गया है इसमें। URL सर्च, इस तरह के एट्रीब्यूट शामिल हैं HTML5 के अंदर। ठीक है, और ये सब HTML4 के हैं ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। तो आज वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।